नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसे से जुड़े मनोविज्ञान की, मतलब साइकोलॉजी ऑफ मनी की। हाँ, नमस्कार। ये मॉर्गन हाउसेल की किताब पर आधारित है ना? बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि पैसा संभालने में हमारी होशियारी से ज्यादा हमारा व्यवहार क्यों मायने रखता है। सही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो इस किताब का जो सार है वो ये कि पैसों के साथ अच्छा करना वो गणित से ज्यादा इस बात पर है कि हम बर्ताव कैसे करते हैं। हम सोचते तो हैं कि बड़े लॉजिकल फैसले ले रहे हैं, पर असल में भावनाएं हावी हो जाती हैं। हाँ, जैसा लेखक कहते भी हैं कि पैसे के मामले में अच्छा करना आपकी होशियारी से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, कोई रोबोट या मशीन नहीं। सही। हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारा अतीत, ये सब कहीं ना कहीं असर डालते हैं हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर। और यहीं से देखिए एक और दिलचस्प बात निकलती है, अमीर बनने और अमीर बने रहने में जो फर्क है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए शायद जोखिम चाहिए, थोड़ी हिम्मत, शायद महत्वाकांक्षा भी। हाँ, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ता है। लेकिन उस अमीरी को टिकाए रखने के लिए उसके लिए एकदम अलग गुण चाहिए, जैसे विनम्रता, सब्र और शायद थोड़ा सा डर भी, ये समझना कि जो है वो जा भी सकता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, पैसा कमाना एक बात है, उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। सही कहा। और इसमें देखिए किस्मत और जोखिम का भी बड़ा हाथ होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किताब में बिल गेट्स का उदाहरण है कि कैसे सही टाइमिंग, सही मौके उनकी कामयाबी में मददगार रहे। अच्छा। तो ये सोचना होगा कि शायद कोई और उतना ही काबिल बस बुरी किस्मत की वजह से पीछे रह गया हो। मतलब सिर्फ मेहनत या होशियारी से ही सब कुछ तय नहीं होता, किस्मत, टाइमिंग ये भी जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ काबिलियत से आंकना अधूरा नजरिया है। अच्छा, अब आते हैं कुछ व्यवहारिक आदतों पर। एक बात मुझे बड़ी अनोखी लगी, बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना। हाँ, ये थोड़ा अलग है। आमतौर पर हम सोचते हैं भाई घर लेना है, गाड़ी लेनी है, उसके लिए बचाओ। पर हाउसेल कहते हैं कि सिर्फ इसलिए बचत करो कि भविष्य का कुछ पता नहीं, अप्रत्याशित चीजों के लिए। सही बात है, एक तरह का सेफ्टी नेट। अचानक कोई मुश्किल आ जाए या कोई बढ़िया मौका मिल जाए। हाँ, जैसा कहा गया है, बचत करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, बस करो। और ये उस विचार से भी जुड़ता है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। अदृश्य संपत्ति। हाँ, महंगी कारें, घड़ियां, ये सब शायद अमीरी का दिखावा हो, पर सच्ची संपत्ति तो वो है जो बैंक में है, निवेश में है, वित्तीय आजादी। सही। एक तीखी बात कही है लेखक ने कि लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, असल में अपने पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। क्या बात है। और इसी से जुड़ी एक और आदत है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। हाँ, बिल्कुल। मतलब आमदनी बढ़े तो खर्चे भी उसी रफ्तार से ना बढ़ा देना। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझना। हाँ, और अगर हम इन सब आदतों को लंबी अवधि में देखें तो इनका असर बहुत बड़ा होता है, खासकर कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। बिल्कुल। छोटी शुरुआत भी वक्त के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण है, उनकी लगभग सारी दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। दशकों के लगातार निवेश से। हाँ, बस टिके रहना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा पर लगातार निवेश करना, वो बाजार को टाइम करने की कोशिश से ज्यादा कारगर है। और शायद पैसे का जो असली मकसद है वो महंगी चीजें नहीं, बल्कि अपने वक्त पर कंट्रोल पाना है। हाँ, ये आजादी कि अब जब चाहें, जो चाहें, जिसके साथ चाहें वो कर सकें। सही। असल में वही सबसे बड़ी दौलत है। तो इन सब बातों का लेसुअर क्या निकलता है? क्या ये कि पैसों के मामले में एकदम परफेक्ट, एकदम रैशनल होने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम बस व्यावहारिक बने रहे, रीजनेबल? हाँ, स्रोत यही कहते हैं, परफेक्ट प्लान बनाने से अच्छा है ऐसा प्लान बनाना जिस पर आप टिके रह सके, मुश्किल वक्त में भी। हाँ, लगातार बने रहना ज्यादा जरूरी है परफेक्शन से भी ज्यादा। संक्षेप में कहें तो ये सारा खेल गणितीय फॉर्मूलों का उतना नहीं जितना अपनी सोच, अपनी आदतों को समझने का है। बिल्कुल, ये एक तरह से मानसिकता बदलने की बात है। और इससे एक बड़ा सवाल भी उठता है। किताब ये भी कहती है कि हम सब अपने वित्तीय फैसले अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट था। तो जो एक के लिए सही है वो शायद दूसरे के लिए बिल्कुल गलत लगे, क्योंकि दोनों के अनुभव अलग है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हम ये समझ पाएं कि सामने वाला अलग फैसला क्यों ले रहा है
उसके अनुभवों को महसूस कर पाएं, तो क्या इससे हमारी अपनी समझ और समाज में आपसी सहानुभूति बेहतर नहीं होगी? एक दूसरे के प्रति शायद